हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज़। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो, दोनों ही चैप्टर्स को। तो हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। देखो सेकंड चैप्टर पहले हमने क्या पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसकी 3 फॉर्म्स होती है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट वेंचर। ओके, तो पिछले चैप्टर में हमने प्राइवेट के बारे में पढ़ा था, पूरे में हमने 5 फॉर्म्स कवर की थी, ठीक है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ऐसे कर करके 5 फॉर्म्स कवर की थी। इस वाले चैप्टर में हम पहले पब्लिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे जाके जॉइंट वेंचर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पब्लिक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पब्लिक सेक्टर जो है उसमें उसकी क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने प्राइवेट में पढ़ा। फिर हम पब्लिक प्राइवेट में थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह देखेंगे, तो आगे आगे कंटिन्यू ऐसे करेंगे, ठीक है। ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी। बैकग्राउंड क्या है, देखो प्राइवेट में हमने समझ लिया, अब पब्लिक का बैकग्राउंड ये है, पब्लिक सेक्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ये समझना है कि पब्लिक सेक्टर में क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने की। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जो गवर्नमेंट के अंडर होता है, ठीक है, सिंपली पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर है। अब पब्लिक सेक्टर क्या था, जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली ना, उसके बाद से क्या हुआ, क्योंकि हम तभी हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, तो हमने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर से सरकार का भरोसा उठ गया। वो जो ब्रिटिशर्स थे वो प्राइवेट ही तो थे, प्राइवेट फॉर्म्स ही तो थी उनकी, तो वहाँ से भरोसा उठ गया। तो सरकार ने क्या किया, जैसे जैसे आज़ादी मिली उसको तभी तो जब कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आया, तो उसने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर पर ना बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, बहुत ज़्यादा आप कह लो रोक टोक शुरू कर दी। और रोक टोक इसलिए कि जिससे कि जनता का भला हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, पब्लिक सेक्टर का होता है सर्विस मोटिव, सर्विस करना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो वो चाहते थे कि ज़्यादातर चीज़ें पब्लिक सेक्टर के हाथ में रहें, जिससे जनता का भला हो, क्योंकि हमको अभी अभी आज़ादी मिली है, हमारे पास ज़्यादा कुछ खाने पीने को है नहीं, पैसा है नहीं हाथ में, तो सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर के हाथ में रहें, ऐसा सोचा सरकार ने। अब काफ़ी टाइम तक ऐसा चला कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि ये मतलब कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ थे जो पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व रखी कि ये तो पब्लिक सेक्टर में ही रहेंगे, जैसे आपका डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, और ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें, एयरलाइंस वगैरह भी इनफैक्ट। फिर क्या हुआ, जब पब्लिक सेक्टर को इतना ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश की सरकार ने और प्राइवेट सेक्टर पर इतनी ज़्यादा रोक टोक लगा दी, उसके बाद भी देखा गया कि ग्रो कौन सा कर रहा है ज़्यादा सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा था इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी, और पब्लिक सेक्टर में कुछ खास इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं ऑब्जर्व की गई। तब सरकार ने सोचा कि हम क्या करते हैं, एक पॉलिसी लेकर के आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी 1991 में, दैट वाज एलपीजी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, एलपीजी स्टैंड्स फॉर आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये वाली जो आपकी पॉलिसी है, उसके बाद से क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी वो हटा दी, काफ़ी हद तक हटा दी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो एरियाज़ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए हुए थे ना, उनको भी कम कर दिया, उनमें से भी कुछ सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया। जैसे कि अभी हम देखें तो रेलवेज़ और एयरलाइंस पहले से गवर्नमेंट की मोनोपोली हुआ करती थी, गवर्नमेंट के हाथ में हुआ करते थे, बट अब प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं, प्राइवेट रेलवेज़ भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, पर कुछ सेक्टर्स आज भी पब्लिक सेक्टर के हाथ में, लाइक डिफेंस। ओके, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अब क्या है, अभी के टाइम पे देखें तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में एक टफ कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। आप देखो पब्लिक सेक्टर फर्म्स बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर की आप देखो अगर, तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं सरकारी की बजाय। जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, अरे यार सरकारी है तो ऐसे ही होगा, सब तो बेकार। प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है क्योंकि वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और इसी तरह पब्लिक सेक्टर भी उसकी देखा देखी करने की सोचता है। तो इस तरीके से टफ़ कंपटीशन है पब्लिक और प्राइवेट में। तो प्राइवेट में हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि कैसे कैसे उसकी फॉर्म्स हैं, कैसे कैसे हम अलग अलग तरह का अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या है, ये सारी चीज़ें हम अब समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है। तो देखो, जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस
ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ द गवर्नमेंट्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ओन किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं किसके द्वारा, या तो सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर दोनों ही गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। यानी कि सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट मतलब पर्टिकुलर स्टेट की जो गवर्नमेंट है, या फिर दोनों मिलके अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ओन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, दो वर्ड्स याद रखने हैं, ओन और मैनेज कर रहे हैं, कौन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अकेले अकेले या फिर मिलकर, तो वो हो जाएगा आपका पब्लिक सेक्टर, ठीक है। उसमें वो सारी ही फर्म्स आ जाएंगी। गवर्नमेंट क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है सारी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर की, ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगी गवर्नमेंट का उसमें रोल होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि ओन और मैनेज कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आते हैं इसके फीचर्स। अब इसके फीचर्स में क्या क्या है, सबसे पहली बात आती है कैपिटल की। अब भाई कैपिटल कहाँ से आएगी, जब ओन और मैनेज कर रही है सरकार, तो सरकार ही तो कैपिटल प्रोवाइड करेगी, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगी, हम लोगों से थोड़ी ना लेगी पैसा। तो कैपिटल कहाँ से आती है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर दोनों से, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर बात आती है इसका मोटिव क्या है। ऑब्वियसली अगर कोई पब्लिक सेक्टर फर्म है, सरकारी फर्म है या फिर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका मोटिव क्या होता है, उसका मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर या फिर सर्विस मोटिव। प्राइवेट का हमने पढ़ा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, राइट। मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके हाथ में होगा, ऑब्वियसली सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा। अकाउंटेबल टू पब्लिक, यानी कि ये पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होती है, यानी कि पब्लिक इस पर भरोसा कर सकती है। हम यूजुअली देखते हैं ना, यार सरकारी बैंक है ये नहीं डूबेगा, ये पब्लिक बैंक है, बोलते हैं ना ऐसा, पर प्राइवेट बैंक्स का पता नहीं है, प्राइवेट कंपनीज़ का पता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो आपको कुछ मतलब कुछ खास पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आपसे कोई पूछता है पब्लिक सेक्टर होता क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जहाँ पर ओनर, ठीक है, और आपका मैनेजर और साथ ही साथ आपका जो कंट्रोलर है, ठीक है, ये तीनों कौन कर रहा है, ये तीनों काम कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में आपकी कौन सी आ जाएंगी, दो आ जाएंगी, सेंट्रल और स्टेट, या फिर दोनों, अगर जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। कैपिटल भी कंट्रीब्यूट यही लोग करेंगे। इनका मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव। तो ये कहानी समझ आ गई पब्लिक सेक्टर होता क्या है। अब बात आती है पब्लिक सेक्टर के आपके फॉर्म्स क्या होते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किस किस तरह की होती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस 5 तरह की थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 3 तरह की हैं, ठीक है। अगर अभी किसी को भी सेकंड चैप्टर का कुछ भी याद है तो जल्दी से मुझे कमेंट में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो प्राइवेट सेक्टर की 5 जो फॉर्म्स थी उनको कमेंट में लिखो। मैं भी देखती हूँ किस किस को याद है। 5 फॉर्म्स के नाम फटाफट से लिखने, बिना कहीं से टीपे, ओके। अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। तो पहला है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दूसरा है पब्लिक कॉरपोरेशंस, तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कॉरपोरेशंस को हम स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशंस भी बोलते हैं। ऐसे क्या बोलेंगे, स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशंस। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक या फिर स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशंस, या फिर गवर्नमेंट कंपनी, 3 हो गए, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक या स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी, ये तीनों भी फटाफट से कमेंट में लिख दो। पब्लिक और प्राइवेट तीनों, दोनों के, प्राइवेट के 5 फॉर्म्स, पब्लिक के 3 फॉर्म्स, ये 8 पॉइंट्स लिखने हैं फटाफट से कमेंट में। अब बात आती है, एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। देखो वैसे आई ट्राई कि तीनों को ही कवर करा दूँ, पर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं ट्राई करूँगी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और आपका जो सेकंड वाला था पब्लिक कॉरपोरेशन और स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन, वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और जो तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे इन तीनों के बीच का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, 2 पार्ट्स में आपके तीनों फॉर्म्स कवर हो जाएंगे, ओके। सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, कुल मिला के देखो नाम से समझ आ रहा है, अंडरटेकिंग क्या होता है, किसी के अंदर है कोई चीज़, ओके। तो ऐसा एंटरप्राइज, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। पब्लिक सेक्टर क्या है, सरकारी। तो यानी कि ये तो समझ लो तीनों चीज़ें, तीनों फॉर्म्स जो हैं वो सरकारी हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, चाहे वो पब्लिक कॉरपोरेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, हैं तो तीनों सरकारी। पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, सरकार के ना जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलग अलग उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा। ये है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। इसके ना क्या होता है, अलग अलग ऐसे मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। ये मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री है। आप गूगल भी करोगे आपको बथेरी मिनिस्ट्रीज़ मिल जाएंगी।
उन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये सारी चीज़, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारी गवर्नमेंट का। ओके, तो ये आपने याद रखना है पहली चीज़। फिर अब मैं बताती हूँ कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्या है, कैसे इस्टेब्लिश किए गए हैं, इस्टेब्लिश एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर फिनेंस्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड ईदर बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। ठीक है, सिंपली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तो कैसे इस्टेब्लिश किए गए हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को, एज अ डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया है। जैसे आपका रेलवेज़ का डिपार्टमेंट है, जैसे आपका ब्रॉडकास्टिंग का डिपार्टमेंट है, जैसे आपका कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, जैसे आपका आप कह लो एक स्टील आयरन एंड स्टील का डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। डिफेंस का डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी एंटरप्राइज जिनको एज अ डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री। और मिनिस्ट्री किस में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट के अंदर है, यानी कि सरकार के अंदर है, तो इनका फिनेंस का जिम्मेदारी, इनके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और इनके कंट्रोल की जिम्मेदारी किस पर होगी, ऑब्वियसली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, ये क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है। जो मैंने तीनों बताए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, इन तीनों में से ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सा है आपका, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ओके, इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। देखो, इंडियन रेलवेज़ का अलग आपका डिपार्टमेंट है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का अलग डिपार्टमेंट है, डिफेंस का, ब्रॉडकास्टिंग का, कम्युनिकेशन का, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग डिपार्टमेंट है। तो एज अ डिपार्टमेंट जो भी एंटरप्राइज इस्टेब्लिश की गई है अंडर द मिनिस्ट्री, उसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। फिनेंस, मैनेज और कंट्रोल तीनों गवर्नमेंट के हाथ में है। ओके, ये पॉइंट्स लर्न हो गए। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसके यानी कि फीचर्स। हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको 4 चीज़ें पढ़नी हैं, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स और सूटेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो देखो फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला है नो सेपरेट एंटिटी, यानी कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है इसकी कोई अलग सेपरेट एंटिटी नहीं है, सरकार के अंदर ही आती है, सरकार के अंदर ही तो आती है। यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकारी है, सरकार के अंडर आते, तो इसका खुद से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सरकार के अंदर ही आता है, सरकार की मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो इसकी कोई खास अलग से लीगल एंटिटीज़ को नहीं दी गई है। फिर बात आती है फिनेंस की। फिनेंस के बारे में जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था, कहाँ से फिनेंस मिलता है, इसको फंड्स कहाँ से मिलते हैं, इसको मिलते हैं गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट कहाँ से लाती है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट आंख बंद करके पैसे दिए जा रही है, नहीं। हर साल बजट आता है ना, तो बजट में एलोकेशन होता है। अगर आप बजट आपने कभी पढ़ा है, न्यूज़पेपर में गलती से बाई चांस एक आध लाइन्स आपको दिख जाती हैं, बजट आता है जब रिलीज़ होता है उस टाइम पर, तो आप देखना अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एलोकेशन होता है कि इस डिपार्टमेंट के लिए सरकार ने इतना बजट तैयार किया है, इतना अलॉट किया है। तो अलग अलग करके ऐसे बजट के हिसाब से बजट में निकालती है कि पूरे साल में इस डिपार्टमेंट को इतना रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। फिर आती है अकाउंटिंग एंड ऑडिट। अब इसका अकाउंट्स जो भी होते हैं, मतलब जो भी इसने खर्चा पानी किया, जो भी इसने जहाँ जहाँ पर पैसे उड़ाए इस डिपार्टमेंट ने, पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ने, उसकी इसको ऑडिट करानी पड़ती है, यानी कि सारा कह लो हिसाब देना पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर, पार्लियामेंट में इसका सारा डिस्कस किया जाता है कि ऐसे ऐसे खर्चा किया, इस चीज़ में हमने पैसे लगाए, यहाँ से इतना रिटर्न मिला, ऐसी सारी चीज़ें। ओके, तो फोर्थ है आपका स्टाफिंग। ये स्टाफिंग, अब इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन तैयार करता है, ऑब्वियसली जब सरकार के अंडर आ रही है कोई चीज़ तो कौन तैयार करेगा, सरकार ही तैयार करेगी। तो यानी कि जो इसके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी। ठीक है, और उनको रिक्रूट और अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट। तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स द रिक्रूटमेंट इज़ डन इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फिर बात आती है आपके अकाउंटेबिलिटी की। ठीक है, फिर आती है बात अकाउंटेबिलिटी की। तो दीज आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। मैंने बताया था हर मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो यानी कि इसका ये अकाउंटेबल किसके लिए है, यानी कि इसकी जो जिम्मेदारी है, ये इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, इसकी जिम्मेदारी है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की, यानी कि इसकी सारी जिम्मेदारियाँ मिनिस्ट्री के ऊपर आती हैं, मिनिस्ट्री को संभालना है इस डिपार्टमेंट को। ठीक है, क्योंकि हर मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। फिर बात आता है कंट्रोल। अब इसके ऊपर कंट्रोल किसका है,
दीज आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। वैसे तो कंट्रोल है सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर अलग से जो मिनिस्ट्री है उसका कंट्रोल है, पर एक हेड तो होगा ना। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड होता है। जैसे आपके स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपका साइंस का डिपार्टमेंट, आर्ट्स का डिपार्टमेंट, कॉमर्स का डिपार्टमेंट, सबके अलग अलग हेड टीचर्स होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर भी डिपार्टमेंटल हेड होता है। तो देखो हमने कितने सारे पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले बात, अब फटाफट से यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये मत रिवाइज़ करना, ये मत पढ़ना। नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, लीगल एंटिटी नहीं, ये सरकार के नाम से पहचानी जाएगी। फाइनेंसिस को कहाँ मिलता है, सरकार देती है, अपने बजट में अलॉट करती है। अकाउंट्स इसको ऑडिट कराने पड़ते हैं, सारा इसको अपना कच्चा चिट्ठा बताना पड़ता है कि हमने यहाँ खर्च किया, इतना यहाँ से रिटर्न मिला। ये सब पार्लियामेंट में ओपनली डिस्कस होता है। स्टाफ इसका कौन तैयार करता है, रिक्रूटमेंट और रेन्यूमरेशन, इवन रेन्यूमरेशन यानी कि कितना पैसा दिया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो कितना पैसा दिया जाएगा, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगी, सारे काम सरकार करती है, सरकार के रूल्स के हिसाब से होते हैं। फिर आती है अकाउंटेबिलिटी। इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है, कंसर्न्ड जो इसकी मिनिस्ट्री है। और कंट्रोल इसके ऊपर किसका होता है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड बना दिया जाता है। समझ आया, सारे फीचर्स ईजी थे। अब बात आती है इसके मेरिट्स की, कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि ईजी फॉर्मेशन, यानी कि आपको कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। सरकार ने बस मिनिस्ट्री बनाई, अलग अलग मिनिस्ट्री ने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लिए, सिंपल, ठीक है, ये करना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना पड़ना। एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल क्यों है, कंट्रोल इफ़ेक्टिव क्यों है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल है। और सरकार का मोटिव क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या है, हमारा सर्विस मोटिव, तो उसके ऊपर कंट्रोल अच्छा होता है। अगर मतलब कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता तो इनका ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना चाहते, लोगों को शायद ठगते या फिर कुछ भी करते, तो पर इसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है तो यहाँ पर एफिशिएंसी तो नहीं होती है हालांकि इतनी, पर इफेक्टिवनेस होती है, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर है, सारी चीज़ें सरकार की निगरानी में हैं। फिर बात आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो फंड्स है ना, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। फंड्स कहाँ से आते हैं, जल्दी से रिकॉल करो, अभी मैंने बताया था बजट में एलोकेट किए जाते हैं, सरकार बताती है। जब आपको पता है कि आपको इतने पैसे मिलने हैं और आपको ये भी पता है कि आप जितने भी पैसे खर्च करोगे ना उसका आपको हिसाब भी देना होगा, तो ऑब्वियसली आप उनको तरीके से यूज़ करोगे कि नहीं। मान लो आपके पापा ने आपको दे दिया, हर साल आपको देते हैं 50,000 रुपये, वो कहते हैं कि मैं देखूंगा कि तू कहाँ खर्च कर रहा है, तेरे को मेरे को सारा एक एक का हिसाब देना पड़ेगा, रिसीट देनी पड़ेगी जहाँ भी खर्चे कर रहे हैं, तो आप उसको तरीके से खर्च करोगे ना, तो ये लोग भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करते हैं। फिर बात आती है पब्लिक रेवेन्यू की। पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकार का जो रेवेन्यू है, पब्लिक मतलब आम जनता नहीं, यहाँ पर पब्लिक का मतलब है सरकार। और सरकार का रेवेन्यू कहाँ से आता है, हम जो टैक्सेस वगैरह पे करते हैं और साथ ही साथ ये डिपार्टमेंट्स जो होते हैं इनकी जो कमाई होती है, तो इनकी जो कमाई होती है वो डायरेक्टली जाती है कहाँ पर, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के ख़जाने में, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इंक्रीज़ करते हैं गवर्नमेंट का खजाना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ओके। अकाउंटेबिलिटी, डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है इस पर, इसीलिए काफ़ी अकाउंटेबल है। और अकाउंटेबल किसके लिए है, मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि इस पर डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है। पार्लियामेंट में इसके सारे अकाउंट्स डिस्कस किए जाते हैं प्रॉपरली। और लास्ट आता है सीक्रेसी। गवर्नमेंट कैन अवॉइड डिस्क्लोजर ऑन द प्ली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि वैसे तो इसकी सारी चीज़ें मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, ओपनली पब्लिश की जाती हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सीक्रेट रख सकती है अगर वो जनता का हित चाहती है। मतलब बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं ना, सेंसिटिव एरियाज़ जो नहीं बताने चाहिए लोगों को, जिससे कि लोग ज़्यादा भड़क ना जाएं, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रख सकती है गवर्नमेंट। तो आपको मेरिट्स भी समझ आ गई, इजीली फॉर्म हो सकता है। इसका फ़ायदा है कि गवर्नमेंट का खजाना बढ़ाता है और इफ़ेक्टिव इसमें कंट्रोल होता है क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे हम पैसों का करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद आते हैं अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या हैं भाई, जब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की तो सबसे पहला आता है इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, क्योंकि देखो डायरेक्ट सरकार के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मिनिस्टर्स का, बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स होते हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, उनका डायरेक्ट कंट्रोल होगा कि नहीं। जैसे आप लोग मूवीज़ में नहीं देखते हो कि अगर कोई हाई लेवल की जांच पड़ताल चल रही है, मिनिस्टर्स लोग बीच में इंटरफेयर करते हैं, अपनी जुगाड़ लगाने आ जाते हैं, वो पैसा खिला देते हैं तो वो काम रुक जाता है। तो
क्योंकि ये डायरेक्ट सरकार के कंट्रोल में है, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, उनका इंटरफेरेंस रहता है ना, समझ रहे हो। तो ये डिपार्टमेंट्स फिर अपने तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से थोड़ी इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो लोग फिर अपनी तरीके से काम कराते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, अब लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों है? क्योंकि देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं सिंपली, उनका जो पैसा है वो कहाँ जाता है? डायरेक्ट ट्रेजरी में जाता है। यानी कि वो जो काम कर रहे हैं उसका उनको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा है, उनको कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एफ़र्ट्स में और आपके रिवॉर्ड्स में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एफ़र्ट्स में और रिवॉर्ड्स में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आपको मतलब क्या कहते हैं, प्रमोशन किस बेस पर मिलेगा? आपके सीनियरिटी के बेस, कितने आप सीनियर हो। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने एफ़र्ट्स कर रहे हो, नहीं, क्योंकि आपका सारा एफ़र्ट्स जो भी है उसके अगर आप कुछ पैसा कमा भी रहे हो तो वो सारा ट्रेजरी में जा रहा है, तो कोई इंसेंटिव नहीं मिलता उनको, कोई उनको मोटिवेशन नहीं मिलता, तो इस तरीके से उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ नहीं होता। नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट्स, ठीक है, नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट्स। फिर आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो अभी हमने पढ़ा इफेक्टिव कंट्रोल, अब हम पढ़ रहे हैं इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब ये क्या है? देखो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, कि इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो ज़्यादातर उन पे क्या होता है? बोझ होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ का, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि उनको सारी चीज़ों का हिसाब देना है, तो वो सब चीज़ें मेंटेन रखते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बिजी और ओवर बर्डन रहते हैं। और साथ ही साथ उन्हें पता है कि उनका ट्रांसफ़र किसी भी टाइम कहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो, किसी भी टाइम कहीं भी हो सकता है, तो वो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करते। अब मान लो आपका जो घर है ना किराए का है, और आपका घर है थोड़ा मतलब दीवारों पे से पपड़ी वपड़ी झड़ रही है और बेकार सा है थोड़ा, लेट अस सपोज, तो आप उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाओगे, आप उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं मारोगे हाथ पाँव, क्योंकि आप सोचोगे अरे यार, अब मान लो आपके पापा आर्मी वार्मी में ऐसी ही पोस्ट पर हैं जिनमें हाल ही हाल ट्रांसफ़र होता है, तो आप लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे उस घर को बनाने में, सही करने में, क्योंकि आप सोचोगे अरे कुछ टाइम बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए ये लोग भी ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारते, कुछ मेहनत नहीं करते खास, और वैसे भी इनको मोटिवेशन नहीं मिलता, इंसेंटिव नहीं मिलता। एक तो यही रीज़न है कि लोग कुछ मेहनत नहीं करते, और दूसरी बात इन्हें पता है कि इनका ना ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है किसी भी टाइम, तो इसीलिए ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, और मैनेजमेंट इसीलिए इनएफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं ये लोग। ओके, फिर आता है लैक ऑफ फिनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि इनके पास कोई फ्रीडम नहीं होती है कि अपने फंड्स को अच्छे से यूज़ कर सकें। क्यों मतलब फ्रीडम नहीं है? मैंने आपको बताया इससे जस्ट पहली वाली स्लाइड में जब हम पढ़ रहे थे मेरिट्स में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स तो होता है कि आपको तरीके से फंड्स यूज़ करने हैं, पर आपके पास जब आपको पता है आपके पापा को आपको सारा हिसाब किताब देना है, तो यानी कि आप फ्री नहीं हो ना, फिनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है ना, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है ना। आपको पता है यार एट द एंड ऑफ द डे मुझे सारा हिसाब देना ही पड़ेगा, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ खर्च ही नहीं कर सकता, वो एक फीलिंग आती है ना। तो इसी तरह ये लोग क्या करते हैं, इनके पास कोई फ्रीडम नहीं है ऑफ यूटिलाइजिंग फंड्स इन देयर ओन वे। ओके, फिर बात आती है रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। अब ये रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? मतलब रेड टेपिज्म और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इन दोनों का ही मतलब एक ही होता है, इन दोनों का मतलब होता है डिले इन डिसीजन, ठीक है, डिले इन डिसीजन ड्यू टू आप कह लो कि बहुत ज़्यादा वर्क और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के कारण जो भी डिले होता है डिसीजन में, तो उसे हम कहते हैं रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी। अब यहाँ पर ये जो डिले होता है वो आप लोगों को पता ही है क्यों होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इनके पास इतने इंसेंटिव नहीं है, इनको मोटिवेशन नहीं मिलता, ये लोग हाथ पाँव नहीं मारते ज़्यादा, इनके पास ये यहाँ पे मैंने पढ़ा है ना, लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कभी भी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे कहीं भी, तो ये बहुत मर मर कर रेंग रेंग के काम करते हैं। हम कहते हैं ना सरकारी दफ्तर में जल्दी काम नहीं होता, बहुत लंबा टाइम लगता है। तो ये समझ आ रहा है क्यों लंबा टाइम लगता है? ये रीज़न है। अब आपको समझ आ रहा होगा सारी चीज़ें। तो इसे हम रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो डिले होता है डिसीजन में ड्यू टू मैनी फॉर्मेलिटीज़, नो प्लेस फॉर इनोवेशन। ये लोग कोई इनोवेशन नहीं करते, कोई खास अप्रोच, बोल्ड अप्रोच यूज़ नहीं करते जिससे जल्दी काम हो जाए, इमीडिएट एक्शन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों की कमी होती है, ठीक है। देयर इज़ लैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इनोवेशन, बोल्ड अप्रोच, आपका इंसेंटिव, मोटिवेशन, इमीडिएट एक्शन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, आपका डिले होता है डिसीजन में, फिनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं।
मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही हो गए। अब बात आती है इसकी सूटेबिलिटी की, कहाँ कहाँ पर ये सूटेबल है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो पहला है व्हेन अटमोस्ट सीक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेसी रखनी है अपने को। मैंने मेरिट्स में पढ़ाया था ना, मेरिट्स या फीचर्स में कि सीक्रेसी रखती है सरकार। तो जैसे डिफेंस वाला आपका जो एरिया है वहाँ पे सीक्रेसी रखते हैं, क्योंकि अगर डिफेंस के राज अगर गवर्नमेंट सबके सामने खोल देगी तो भाई पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम ये कर रहे हैं डिफेंस के लिए, वो कर रहे हैं, तो सब लोग मतलब समझ रहे हो, सब लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे, भड़क जाएंगे, या फिर कुछ भी बाकी कंट्रीज़ भी देखेंगी कि हम क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सीक्रेट रखनी होती हैं। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल जहाँ पर नेसेसरी हो जिस एरिया पे, उसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बना देते हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग। ओके, यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल ज़रूरी है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब ह्यूज इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, हर किसी इंसान, आम इंसान के जेब में इतना पैसा नहीं होता है, वो सरकार के पास है। तो जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो आयरन एंड स्टील के डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्या है, उनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। ये बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट हो गया आपका। अंडरटेकिंग इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जहाँ से सरकार को बहुत ज़्यादा आपका रेवेन्यू मिल सकता है, स्पेशली द रेलवेज। रेलवे से बहुत हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न करती है हमारी सरकार, ठीक है, क्योंकि हर क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं रेलवे से, और कितने करोड़ों लाखों लोग ट्रैवल करते हैं डेली, तो बहुत ह्यूज अमाउंट में रेवेन्यू अर्न करती है। तो ये चारों चीज़ें याद रखनी है आपको, ये वर्ड्स याद रखना है चारों। कौन कौन से, एक तो जहाँ पर सीक्रेसी चाहिए हो, जहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल चाहिए हो, जहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, और जहाँ पर हाई सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो, वो होते हैं, वहाँ पर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ओपन कर सकते हैं। अब जल्दी से हम एक और अपना फॉर्म पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपका पब्लिक कॉरपोरेशन, ठीक है, पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन, या फिर जिसे हम एक और नाम से जानते हैं स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या था कि सरकार ने डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, अपनी एक मिनिस्ट्री के अंदर ये, पर इसे कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, इसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है। स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब जाके ये इस्टेब्लिश होता है। तो आपको क्या याद रखना है, कॉमन वर्ड्स मैं बता रही हूँ, कॉमन की वर्ड्स बता रही हूँ। स्पेशल एक्ट के थ्रू पास होती है, कहाँ पर पास होता है वो एक्ट, पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पावर्स हैं और फंक्शंस हैं, वो सारी ही चीज़ें उस एक्ट में डिफ़ाइन की जाती हैं, क्योंकि उस एक्ट के थ्रू पास हुआ ये। ओके, और साथ ही साथ इसका फिनेंस का जिम्मेदारी किस पर आता है, इसका फिनेंस का जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट पर ही आता है। इट इज़ फुली फिनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। तो जैसे कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, SBI, LIC, RBI, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब जैसे RBI की मैं बात करूं, RBI एक्ट आपका आया था 1934 में, ठीक है, तो RBI को इस्टेब्लिश किया गया कि स्पेशल एक्ट पास करके। एक्ट कब पास हुआ, 1934 में, और फिर RBI आया 1935 में। समझ रहे हो, इस तरीके से ये चीज़ें इस्टेब्लिश की जाती हैं। जैसे SBI की मैं बात करूँ, इसका एक्ट अलग से पास किया गया 1949 में, फिर ये आया 1955 में। तो यानी कि जितने भी जितने भी ऐसे कॉरपोरेशंस हैं या एंटरप्राइजेज हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको उनके एक्ट के थ्रू पास कराया जाता है, एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश होती हैं, वो होती हैं पब्लिक कॉरपोरेशन या फिर स्टैचुरी कॉरपोरेशन। उनका फंक्शन, उनके ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वो क्यों इस्टेब्लिश की गई हैं, उनके हाथ में क्या क्या पावर्स हैं, ये सारी ही चीज़ें किस में मेंशन की जाती हैं, उसी एक्ट में मेंशन की जाती हैं। अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ये सब तो कुछ चीज़ें आपको पता होंगी। साथ ही साथ इसको फुली फिनेंस कौन करता है, सरकार करती है, राइट। अब बात आती है इसके फीचर्स की। फीचर्स क्या हैं, ये सेपरेट एंटिटी है। वो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो सरकार के अंदर ही आता है, सरकार के अंदर ही माने जाएंगे, मिनिस्ट्री के अंदर, पर इसकी सेपरेट एंटिटी है क्योंकि अलग एक्ट के थ्रू पास कराई गई है, ठीक है। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज़ पास्ड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रहती है यहाँ पर, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है क्योंकि सरकार से अलग है। जैसे ये आपका गवर्नमेंट है और ये सरकार से अलग है कोई पब्लिक कॉरपोरेशन, जैसे आपका SBI हो गया, मान लो आपका LIC हो गया, आपका जो RBI है वो हो गया, आपका SEBI आपने पढ़ा होगा वो हो गया। तो ये क्या है, अलग है, सरकार से अलग इनकी एंटिटी है, ये इनके पास मतलब सरकार के ऑफिशियल्स का इतना इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है।
मैनेजमेंट कौन करेगा, उसमें कौन मैनेजमेंट कर रहा था, देखो साथ साथ कंपेयर करते चलो। उसमें मैनेजमेंट कौन कर रहा था, सरकार के अंदर था, सरकार मैनेज कर रही थी, पर यहाँ सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है ना, तो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पर वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो नॉमिनेट ज़रूर कर सकती है गवर्नमेंट की, हमने ये नॉमिनेट करे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सरकार नॉमिनेट करती है, पर मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, गवर्नमेंट का मत बोला। अकाउंटिंग और ऑडिट, अकाउंटिंग और ऑडिट इसका कौन करता है, वहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट में इसका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग होती थी, पर यहाँ पर कौन करता है इसका अकाउंट्स और ऑडिट, आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसे हम शॉर्ट में भी बोलते हैं, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कैग। ठीक है, कैग क्या है, एक पोस्ट होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, जो कि इन पब्लिक कॉरपोरेशंस की ऑडिटिंग करते हैं, अकाउंट्स की ऑडिटिंग करते हैं। कैग सिर्फ एक ही पोस्ट होती है पूरे इंडिया में, जैसे प्राइम मिनिस्टर की एक पोस्ट है, प्रेसिडेंट की एक पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट एक होता है अपन का, है ना, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही है। इसी तरह कैग जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो भी एक होता है, तो वो इसके अकाउंट्स ऑडिट करता है। फिर बात आती है स्टाफिंग की, वहाँ पर स्टाफिंग कौन कर रहा था, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, रेन्यूमरेशन सब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी, पर यहाँ पर इनके खुद के रूल्स होते हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, अब ये किसके लिए अकाउंटेबल हैं, दीज आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, वो किसके लिए थे, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि वो मिनिस्ट्री के अंदर थे। ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए किस लिए अकाउंटेबल है, क्योंकि ये इसी के थ्रू तो पास हुआ है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही तो इनका एक्ट पास हुआ है, तो इसीलिए इसके लिए अकाउंटेबल है। कंट्रोल, इनके ऊपर किसका कंट्रोल है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और वहाँ भी कंट्रोल था, और कंट्रोल तीनों ही फॉर्म्स के ऊपर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि भाई पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का ही मतलब ये है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल, तो कंट्रोल तो तीनों में ही सेंट्रल या स्टेट या दोनों गवर्नमेंट का होगा। समझ आ गया, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। अब बात आती है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की, फटाफट से पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अब सबसे पहली बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की, ये हमने फीचर्स में पढ़ लिया कि इंडिपेंडेंस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिटिकल या फिर मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस नहीं होता, सरकारी इंटरफेरेंस से फ्री है। क्विक डिसीजन ये लोग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेड टेपिज्म से, ब्यूरोक्रेसी से फ्री हैं। इनको वो मिनिस्ट्री के अंडर आते थे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट के अंडर आते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पेपर वर्क, फॉर्मेलिटी, ये सब करना पड़ता था। पर यहाँ पर इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, लेस फॉर्मेलिटीज़ या फाइल वर्क है, तो इनको क्या है, क्विक डिसीजन ये लोग ले सकते हैं, वहाँ पर डिले इन डिसीजन होता था। ओके, फिर बात आती है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव देखो तीनों का ही है, सर्विस मोटिव तीनों का ही है, क्योंकि तीनों पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का मतलब ही सर्विस मोटिव है। एफिशिएंट स्टाफ, यहाँ पर स्टाफ एफिशिएंट होता है क्योंकि इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और बेटर फैसिलिटीज़ होती हैं। ओके, क्योंकि अलग से एक वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन, सरकार से अलग एंटिटी है, हमने पढ़ा ना, हमने पढ़ा अभी। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट्स, अलग अलग बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं और अलग अलग ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और साथ ही साथ इनके पास जो इनकी कमाई होती है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे कमाई किसके पास जा रही थी, सरकार के पास जा रही थी, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। यहाँ के इनकी जो कमाई होती है, इनके स्टाफ की, इनके एम्प्लॉयज़ की, वो लोग इसमें यूज़ करते हैं अपने कॉरपोरेशन, अपनी पब्लिक कॉरपोरेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने में। तो ऑब्वियसली इनके पास जब पैसा है, ये खुद से यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छे अच्छे लोगों को हायर करेंगे, बिजनेस एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे, तो जिससे कि मैनेजमेंट बहुत प्रोफेशनल और एफिशिएंट होता है। वहाँ पे वो लोग ढंग से यूज़ भी नहीं कर सकते थे, मैंने बताया था ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो हो रहा था, पर ऑटोनॉमी नहीं थी। ओके, फिर बात आती है आपके डीमेरिट्स की। अब डीमेरिट्स की जब हम बात करते हैं तो ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, कहने को ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी मतलब सिंपली इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, कहने को ऑटोनॉमी है पर सिर्फ पेपर्स पे है, असली में नहीं है। इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज इज देयर, पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इंटरफेरेंस रहता है। ओके, लैक ऑफ इनिशिएटिव, क्यों, क्योंकि नो कंपटीशन एंड नो इनिशिएटिव टू इंक्रीज प्रॉफिट्स एंड रिड्यूस लॉसेस, सिंपली इनके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने का, तो इसीलिए इनके पास इनिशिएटिव इतना नहीं होता है, मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ आती है रिजिड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा रिजिड है, क्यों है,
क्योंकि ये किसी एक्ट के थ्रू पास कराए गए हैं। अब अगर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस या अमेंडमेंट्स करने हैं तो वो उस एक्ट में अमेंडमेंट होंगे और वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा रिजिड यानी कि स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके जो पावर्स हैं, वो किसके थ्रू अमेंड किए जा सकते हैं? सिर्फ एक्ट के थ्रू। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, टाइम कंज्यूमिंग और लंबा चौड़ा प्रोसेस है। फिर बात आती है अनफेयर प्रैक्टिसेस की। मतलब यहाँ पे क्या है, इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप द एफिशिएंसी। सिंपली यहाँ पे इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, हमसे थोड़े हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं जिससे कि ये लोग अपना खर्चा पानी निकाल सकें। तो अनफेयर प्रैक्टिस में ये यूजुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा, जैसे हम देखते हैं ना, हमको वो देनी पड़ती है, मतलब हमको नहीं देनी पड़ती एक्चुअली, आपने सुना होगा पैसे देने पड़ते हैं जो क्लर्क्स वगैरह होते हैं, बाबू को, हम कहीं जाते हैं कुछ काम कराना पड़ता है, तो वो क्या है, अनफेयर प्रैक्टिसेस ही तो हैं। तो ये लोग हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं अपन लोगों से जिससे ये अपना काम करा सकें। आप लोगों ने सुना होगा पैसे खिलाने पड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, एक वर्ड होता है हिंदी में, पता नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है अपन का सूटेबिलिटी लास्ट, ठीक है। सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ पर ये सूटेबल है? सिंपली जब अंडरटेकिंग्स रिक्वायर मोनोपोली पावर्स, यानी कि जब इनको मोनोपोली पावर्स चाहिए, जैसे SBI, LIC की मोनोपोली पावर है और FCI की मोनोपोली पावर है, तो इनको जब मोनोपोली पावर चाहिए। फिर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर स्पेशल पावर्स डिफाइंड बाय एक्ट, यानी कि जब इनको स्पेशल पावर्स चाहिए हो जो कि एक्ट में डिफाइन हो। उन लोगों के पास स्पेशल पावर्स नहीं थी, वो तो गवर्नमेंट के कठपुतली हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं। यहाँ पे अंडरटेकिंग्स का मतलब ये मत समझना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स मतलब का सिंपल ये होता है कि जो चीज़ हमारे अंदर है, यानी कि पब्लिक के अंदर है, पब्लिक सेक्टर के अंदर, सॉरी। तो व्हेन अंडरटेकिंग्स रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये भी क्या है, फुली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट, तो इसको रेगुलर ग्रांट्स मिलते हैं, तो उस टाइम पर ये सूटेबल है पब्लिक कॉरपोरेशन। साथ ही साथ जब चाहिए अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। अब देखो, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी उसमें थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, पर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी नहीं थी ना। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इसमें भी है, ये खुद से कर सकते हैं काम, ये अलग एंटिटी है सरकार से, इसको अलग एक्ट के थ्रू बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के जब आपको ये दोनों ही चीज़ें चाहिए हो तब आप पब्लिक कॉरपोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करते हो। इसी के साथ आपके 2 फॉर्म्स खत्म हो गए हैं और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पॉज कर रही हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जो आपके आगे का फॉर्म है, 3rd वाला, गवर्नमेंट कंपनी, और इन तीनों के बीच के फिर डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे और आगे चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।